हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग स्टडी कर रहे हैं और एग्ज़ाम करीब है। आई नो इट्स लाइक मे बी वेरी क्रूशियल डेज फॉर योर स्टडीज़। सो वेलकम। आज हम क्विकली डिस्कस करेंगे आपका आरटीपी रिवीजन टेस्ट पेपर जो इम्पोर्टेंट है। आज हम एमसीक्यूज करेक्ट इनकरेक्ट पे डिस्कशंस करेंगे, ठीक है। सो चलो, मल्टीपल एमसीक्यूज जो है आपका केस सिनारियो 1 हम देखेंगे। सो मिस रेहा वॉज अमंग द प्रमोटर्स हु सेट अप पब्लिक कंपनी बाय नेम अक्षम लिमिटेड। सो पब्लिक कंपनी है अक्षम लिमिटेड। कंपनी अपॉइंटेड सी राजेंद्र एज ऑडिटर ऑफ अक्षम लिमिटेड। सी राजेंद्र इज द ब्रदर ऑफ वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ अक्षम लिमिटेड। सो भाई है एक डायरेक्टर का, है ना। तो क्या हो गया यहाँ पे, अपना डिस्क्वालिफिकेशन का सेक्शन याद है कंपनीज एक्ट का, जिसमें वो बोलता है कौन रिलेटिव है तो डिस्क्वालिफाइड, शेयर्स है तो डिस्क्वालिफाइड, ऑडिटर के नाम पे एक शेयर भी है तो डिस्क्वालिफाइड, रिलेटिव के नाम पे है शेयर तो वो 1 लाख के ऊपर नहीं होनी चाहिए, राइट। सो यहाँ पे वो ब्रदर है। आफ्टर सेटिंग अप ऑफ कंपनी, द कंपनी हैड डिस्प्यूट विद वन ऑफ द कस्टमर of the year in the year 1920 who took the company to court. There are probable chances that company will shell out 50 lakhs as compensation, but the case will likely to be finalized in year 2021-22. Okay, so 20-21 में 21-22 में वो सेटलमेंट हो सकता है कोर्ट का केस का। C. Rajendra considers the fact that Aksham Limited has a present obligation and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits, ये सब आपको ये जब आपको वर्ड आता है present obligation, probable, outflow, so आपको contingent liability और provisions, आपका जो standard of accounting standard है उसको ध्यान में रखना है। Economic benefit will be required to settle the obligation and the reliable estimate that is 50 lakhs can be made of an amount of obligation. Aksham Limited declared dividend of 10 per equity share on 10 April 2021. The financial statement were approved on 30th June. Aksham Limited took loan of 65 lakhs from Saksham Bank for a period of 10 years. The loan amount was guaranteed by Pramod, one of the directors of Aksham Limited. The loan was completely secured against the fixed assets of the company. Aksham Limited drew designs of one of the products of the company, and this product constituted 90% of the sales of the company. The designs of the product were such that the sale of the company will increase every year for next 5 years. Aksham Limited booked the designs of the company at a value of 1 crore in the books of account of the company as intangible as its cost. So इसमें क्या क्या है, एक तो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट का हो गया आपका, फिर उसने डिस्प्यूट की बात की है, फिर उसने उसका 50 लाख में सेटलमेंट होगा, फिर डिविडेंड का हुआ कि डिविडेंड डिक्लेयर किया है कंपनी ने, है ना, और 30 अप्रैल को उसको अप्रूवल भी मिल गया है, 30 जून को सॉरी। एंड देन 5th आपका लोन लिया है जो 10 साल के लिए है, लिया है 65 लैक्स का, जो गारंटेड है और सिक्योर्ड है। एंड 6th आपका पॉइंट है कि एक इंटेंजिबल एसेट 1 करोड़ के उन्होंने रिकॉग्नाइज किए प्रोडक्ट डिजाइन की, ठीक है। सो ये फैक्ट्स हो गए आपके, ओके, केस सिनेरियो के। लेट्स सी क्विकली आपके क्वेश्चंस क्या है और उसके आंसर्स क्या है, उसका लॉजिक क्या है। सो स्टेट वेदर द अपॉइंटमेंट ऑफ C. राजेंद्र इज करेक्ट इन लॉ। यस, इट इज करेक्ट इन लॉ एज पर कंपनीज एक्ट। It is incorrect in law as per the company, as the relative of the director is not allowed to be appointed as auditor of the company. It is correct in law as per the company because brother is not covered under the definition of relative. It is correct as an appointment of auditor is not governed by any law in India. So यहाँ पे कंपनी है तो कंपनी एक्ट गवर्न करता है, करेक्ट तो है नहीं, अपना इनकरेक्ट ही है। यहाँ पे आप ऑप्शन देखोगे तो बहुत ही ईजी है कि इनकरेक्ट, या उन्होंने करेक्ट का ऑप्शन क्यों इतने दिए, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाए, है ना। सो आपको यह याद रखना है कि आपका ऑप्शंस क्या है इसमें। ऑप्शन नंबर बी आपको करेक्ट है ना, कि इट इज नॉट अलाउड रिलेटिव में ब्रदर भी कवर होता है। हमने देखा है पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स सब कवर होते हैं, है ना। सो रिलेटिव का डेफिनेशन, इसको और कभी उनको थोड़ा डिफिकल्ट करना है, सो दे वुड हैव प्लेड विद द रिलेटिव कि कौन है। ब्रदर इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई,
आपको कोई उसमें इशू होगा। सो रिलेटिव का डेफिनेशंस तो अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन। एडवाइज द कंपनी रिगार्डिंग द कोर्स ऑफ एक्शन अक्षम लिमिटेड विल हैव टू फॉलो फॉर द कोर्ट केस फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड फॉर द एंडिंग March 31 सो 21-22 में वो सेटल होने वाला है, राइट। हमने देखा 21-22 में वो सेटल होने वाला है। 50 लाख का रिलायबल एस्टिमेट है और प्रोबेबल है। सो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है एंड प्रोबेबल है कि आउटफ्लो होगा, है ना। सो हमको कंटिंजेंट लायबिलिटी कब दिखाते हैं हम कंटिंजेंट लायबिलिटी कब दिखाएंगे, जब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, प्रोबेबल ऑफ आउटफ्लो इज मॉडरेट, कि उसके चांसेस कम है ना। और प्रोविजन हम कब करेंगे, जब प्रोबेबल, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, प्रोबेबल है कि भी उसका आउटफ्लो होगा। सो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, प्रोबेबल है, और हम रिलायबली उसको एस्टिमेट कर सकते हैं। सो दे कुड हैव रिलायबली एस्टिमेट ऑल्सो, है ना। सो ये कंडीशन तीनों मीट हो रही है। सो हम उसको क्या करेंगे, प्रोविजन क्रिएट करेंगे। सो ऑप्शंस क्या क्या है, क्रिएट प्रोविजन, क्रिएट रेवेन्यू रिजर्व, क्रिएट कैपिटल रिजर्व एंड टू बी डिस्क्लोज एज कंटिंजेंट लायबिलिटी। सो यहाँ पे ए और डी में कंफ्यूजन होना चाहिए, बी और सी तो क्लियरली क्रिएट रेवेन्यू रिजर्व्स या कैपिटल रिजर्व्स तो कोई आता ही नहीं है इसमें चैलेंज। यहाँ पे प्रोविजन या कंटिंजेंट, सो यहाँ पे प्रोविजन आएगा क्योंकि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, प्रोबेबल आउटफ्लो है एंड रिलायबल एस्टिमेट कर सकते हैं। सो ये तीनों कंडीशन मीट हो रहा है आपका एस का या इंडेस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 का, दैट्स व्हाई यू विल रिकॉग्नाइज। What is the action which is Aksham Limited, next question, is supposed to take with regard to treatment of dividend declared while preparing and finalizing financial statement for the ending 31st March 2019? So dividend जो supposed to take the treatment of dividend, so उन्होंने क्या दिया है, dividend डिक्लेयर किया, कितना 10 पर शेयर का डिक्लेयर किया है ना। कब डिक्लेयर किया, सो 10 अप्रैल को। उसके बाद उसका अप्रूवल कब मिला, 30 जून को। और अपना ईयर एंड क्या है, 31 मार्च। सो ये कौन से स्टैंडर्ड में आपको देखना है, ये कौन सा इवेंट है, सब्सिक्वेंट इवेंट, है ना। सब्सिक्वेंट इवेंट में हमने देखा रिसेंट अमेंडमेंट है कि भी डिविडेंड जो डिक्लेयर होता है, इट इज इफ इट इज डिक्लेयर्ड एंड अप्रूव्ड आफ्टर द ईयर एंड, जैसे मार्च 2020 का आपका ईयर एंड है और 10 अप्रैल 2021 और 30 जून को इसका अप्रूवल हुआ है, तो ये क्या हुआ, इवेंट आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ। अब ये एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, ये अपने को देना है। एडजस्टिंग रहा तो हम क्या करेंगे, उसको डिस्क्लोज, रिकॉग्नाइज एज डिविडेंड लायबिलिटी करेंगे। नॉन एडजस्टिंग है तो हम क्या करेंगे, उसको डिस्क्लोज करेंगे, है ना। सो यहाँ पे ऑप्शंस क्या आएगा, बोथ पॉसिबल नहीं, नन ऑफ द अबव भी पॉसिबल नहीं। अब ये दोनों में से अपने को देखना है। सो डिविडेंड है, बाद में हुआ है सब्सिक्वेंट, वहां पे इवेंट एग्जिस्टिंग नहीं था, और डिविडेंड के लिए तो स्पेसिफिक अमेंडमेंट है कि उसको आपको रिकॉग्नाइज नहीं करना है इफ इट इज आफ्टर द ईयर एंड, क्योंकि अप्रूवल उसका आपको आफ्टर द ईयर एंड मिला है, तो आपको क्या करना है, उसको डिस्क्लोज द अमाउंट ऑफ डिविडेंड। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट कि आपको क्या करना है, डिविडेंड का अमाउंट डिस्क्लोज करना है, डिस्क्लोज द अमाउंट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द डिस्क्लोजर ऑफ अक्षम लिमिटेड इट इज रिक्वायर्ड टू मेक विद रिस्पेक्ट टू लॉन्ग टर्म बोरिंग्स फ्रॉम टेकन फ्रॉम सक्षम। सो यहाँ पे समझिए, ये क्वेश्चंस आपको एएस पे ले जा रहा है ना। कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन है मोस्टली, बट आपको एएस है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर है, राइट। फिर आपका सब्सिक्वेंट इवेंट का भी एएस है, उसके बाद अभी डिस्क्लोजर आया शेड्यूल 3 का, राइट। एंड नेक्स्ट इंटेंजिबल असेट्स का रिकॉग्निशन के भी है। सो वेरियस क्वेश्चंस इट इज कवरिंग, गुड क्वेश्चन, है ना। सो अभी डिस्क्लोजर में बताओ अपने को लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या क्या देखना पड़ेगा, सोचो, चलो जल्दी अपने को सिक्योर्ड लोन फ्रॉम सक्षम दिखाना पड़ेगा। ये सिक्योर्ड है, यस, क्योंकि सिक्योर्ड बाय फिक्स एसेट्स बोला है उसने, एफएसए, राइट। यहाँ पे देखिए उसने लिखा हुआ है कि क्या है, ये सिक्योर्ड है, किससे, फिक्स एसेट्स से, है ना। और ये गारंटेड भी है, तो गारंटी के बारे में भी देना पड़ेगा, राइट। और क्या देना पड़ेगा, टर्म्स देने पड़ेंगे हमको, राइट। सिक्योरिटी क्या है वो देनी पड़ेगी, राइट। सो आपको क्या क्या है, secured loan from Saksham Limited, fixed assets are secured against the loan of 65 lakhs is guaranteed by director and repayment terms of the loan. So repayment देना है, गारंटी के बारे में बताना है, fixed assets are secured and secured loan, ये सब बताना है। So ये सब ऑप्शंस क्या है अपने, ये ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, बोले तो 1 2 3 4। सो अपना ऑप्शन ए इज करेक्ट इन दिस केस, है ना। ये सब आपको डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, state which of the following statement is true with respect to recording an intangible in the books of company.
तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंटेंजिबल का रिकॉर्डिंग है। सो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो क्या क्या ऑप्शन है वो हम समझते हैं। सो ऑप्शन है इंटेंजिबल इज करेक्टली बुक्ड बाय द कंपनी, इंटेंजिबल इज रॉन्गली बुक्ड बाय द कंपनी, wrongly correctly booked as intangible cannot be booked as per the accounting standard. So accounting standard तो है ना भाई, accounting standard के हिसाब से तो कर सकते हैं, ऐसा कोई जनरल नहीं, कंडीशंस मीट होनी चाहिए। wrongly booked by the company as intangible cannot be booked auditing standard, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड भी ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन देता नहीं है। सो बी और सी तो सही नहीं है। इंटेंजिबल इज रॉन्गली बुक्ड बाय द कंपनी एज एन इंटेंजिबल कैनॉट बी बुक्ड एज पर द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कर रहा है कि आप इंटेंजिबल नहीं कर सकते हो। सो ऐसे आप इलिमिनेशन से भी देखोगे तो ए ऑप्शन करेक्ट है। आप लॉजिकली समझोगे कि भाई इंटेंजिबल असेट जो है, जिसमें उसने बोला क्या इंटेंजिबल असेट है, डिजाइन, कौन सी डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन है ना, जिसका फ्यूचर में सेल होने वाला है। याद रखिए इंटेंजिबल का डेफिनेशंस क्या है अपना, कि जिसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना चाहिए। सो हमने डिजाइन तो कर ली बट उससे कोई सेल नहीं होने वाला है, तो क्या फायदा फिर, है ना, उसका कोई भी फायदा नहीं है कंपनी को। सो इस केस में कंपनी विल सेल, वहाँ पे वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसको इकोनॉमिक बेनिफिट है। सो इंटेंजिबल असेट जो डिजाइन है वो इंटेंजिबल असेट्स है और उसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भी है, सेल बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा अपना, ये इंटेंजिबल असेट इज करेक्टली रिकॉग्नाइज्ड। ऑप्शंस थोड़े सी नाउ क्वेश्चन नंबर 2, so which is case scenario 2. Best Tea House is a cooperative society formed as per provisions of the Cooperative Societies Act 1912. It runs chain of restaurants serving mainly tea and snacks in Delhi. RAS and Associates, a chartered accountant firm, RAS and Associates, has been appointed to conduct the statutory of the society. None of the partners of the firm, CAR, CAA, CS, have never conducted a cooperative society audit before and so familiarize themselves with the provisions of the particular act governing the society before starting the audit. During the audit, Best Tea House informs the auditor that they have been in operation for the last 5 years and no audit was required earlier since their turnover had not exceeded the prescribed limit. While examining the books of account of Best Tea House, RAS and Associates noticed that as stated under section 33H of the Central Act, certain rules were framed prescribing the books of accounts to be kept by Best Tea House. Okay. The auditors also understand that according to section 5 of Central Act, in the case of society where the liability of a member of some society is limited, no member of the society other than registered society can hold such portion of share capital of the society as would exceed maximums of certain percentage of total number of shares or the value of share earning to a specified amount. RAS and Associates were concerned with provisions so as to watch any breach relating to holding of shares. While examining the loans of the Best Tea House, the auditor noticed that the society has given a loan to a relative named Mr. T of the member of society Mr. T of an amount exceeding 1000 rupees. So Mr. P को दिया है जो रिलेटिव है किसका, T के रिलेटिव है, उसको 1000 से ऊपर लोन दिया है. But can a society give loan to a person other than member? That is the question. A RAS and associate examine overdue debts and check this classification which they are required to report. During the audit, the RAS and associate noticed few transactions for personal profiting by members of the management committee, which are ultimately detrimental to the interest of the society. RAS and associates report this matter to the required authority to make necessary actions. After the conclusion of the audit, in addition to the audit certificate in the prescribed form and various schedules, the RAS associates also answered 2 sets of questionnaire called audit memos. The auditor also submitted audit report in a narrative form addressed to the chairman of the society, which was divided into 2 parts styled as a part 1 and part 2, which is required for cooperative society. ठीक है ना. सो ये पूरा क्वेश्चन जो है ना कोऑपरेटिव सोसाइटी पे, जनरली आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है और इसमें काफी फैक्चुअल चीजों पे बात किया हुआ है. सो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसमें एक बेस्ट टी हाउस, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसका ऑडिटर ऑडिट कर रहा है
उन्होंने कुछ फैक्ट्स दिए हैं, जैसे लोन है, ओवरड्राफ्ट का क्लासिफिकेशन है, ऑडिट रिपोर्ट है, पर्सनल प्रॉफिटरिंग है, राइट, फिर मेंबर्स का शेयर होल्डिंग है, ओके, एंड द बुक्स ऑफ अकाउंट्स का रूल्स रेगुलेशन है, उसके हिसाब से फ्रेम किया हुआ है सोसाइटी में, ठीक है। सो दीज आर सर्टेन फैक्ट्स। क्विकली आई थिंक वी शुड गो फर्स्ट टू ये कहाँ लिखा है आपके मॉड्यूल में, पहले वो समझ लेते, फिर आपको क्वेश्चंस काफी इजी तरह आएंगे, है ना। सो लेट्स सी आपका मॉड्यूल। सो मॉड्यूल कौन सा चैप्टर है ये, हाँ, सो यस, सो सी चैप्टर आपका 13 नंबर, उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो सेक्शन है, ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, अदर ऑडिट्स जो है उसमें अपने को देखना है। तो आप देखोगे यहाँ पे क्वालिफिकेशंस दिया हुआ है, यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर दिया हुआ है ना। यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये 43H हमने देखा है, अंडर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट कैन फ्रेम रूल्स प्रिस्क्राइब द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अकाउंट्स टू बी केप्ट बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन फ्रेम द रूल्स, फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र कोऑपरेटिव, ऑल सम्स उसने दिया हुआ। रिस्ट्रिक्शंस ऑन शेयर होल्डिंग अकॉर्डिंग सेक्शन 5 रजिस्टर्ड Central Act, in case of society where liability of the member is limited, no member of society other than registered society can hold such portion of the share of as would exceed maximum of 20%, means 1/5 of the total number of shares or the value of shareholding to ₹1000. So 1/5 म्हणजे 20% से ऊपर या 1000 रुपए के ऊपर आप नहीं कर सकते हो, आप मैक्सिमम उतना ही कर सकते हो शेयर होल्डिंग। So restriction on loans भी है, right? So registered shall not make loan to any person other than member. However, with special sanction of the registered society may make a loan to another registered society, है ना? So investment of funds. So this is the all आपका chapter जहाँ पे आपको ये refer करना है। So let's quickly see आपका question क्या है MCQ में। So पहला question क्या है? According to section 5 of the Central Act, what is the maximum percentage of total number of shares and what is the maximum value, so number, percentage and of that RAS associates were concerned with, so as to watch any breach relating to holding of shares. So ऊपर दिया है ब्रीच कितना है, क्या मैक्सिमम है, उनको अपने को गाइडेंस देना है। तो कौन कौन सा है अभी हमने देखा है इमीडिएटली, 25% है क्या, नहीं, 5000 है क्या, नहीं है, 25% है क्या, नहीं है, सॉरी 20% है क्या, यस है, बट 5000 है क्या, नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गया हो गया, ये कैंसिल हो गया। 25% तो है ही नहीं, 1000 है क्या, यस, बट ये भी ऑप्शन नहीं। 20% वो बोल रहे होंगे 1/5, राइट, ये भी ऑप्शन आपको आ सकता है, और द वैल्यू ऑफ शेयर होल्डिंग अप टू 1000। तो ये ऑप्शन सही है कि आप मैक्सिमम शेयर होल्डिंग जो लिमिटेड लाइबिलिटी है ना, वहां पे कितना कर सकते हैं, मैक्सिमम ऑफ 20% और 1000 मैक्सिमम आप कर सकते हो होल्डिंग, शेयर होल्डिंग। एज पर सेक्शन 29 ऑफ द सेंट्रल एक्ट, बेस्टी हाउस कैन नॉट गिव लोन टू एनी पर्सन अदर देन अ मेंबर। सो ये लोन वाला सेक्शन था, ये हमने अभी देखा, राइट। सो लोन वाले सेक्शंस में आप देखोगे आपका, सो लोन हमने देखा, लोन का सेक्शन, सो ये आया 20% एंड 1000। अब लोन वाला, a member with a special registration sanction of the register, relatives of the member not exceeded. तो मेंबर बोल रहे हैं, स्पेशल सैंक्शन से रिलेटिव ऑफ मेंबर को बोल रहे हैं। तो यहाँ पे रिलेटिव ऑफ मेंबर है क्या, देखिए पढ़ो। सो स्पेशल सैंक्शन से कौन है, रजिस्टर्ड सोसाइटी में टेक अ लोन टू मेक अ लोन टू अनदर रजिस्टर्ड सोसाइटी। सो मेंबर एंड विथ स्पेशल सैंक्शन ऑफ द रजिस्टर अनदर रजिस्टर्ड सोसाइटी, मेंबर विथ स्पेशल रिलेटिव्स ऑफ द मेंबर। सो रिलेटिव को तो नहीं दे सकते, इसको नहीं दे सकते, मेंबर को दे सकते हैं, स्पेशल सैंक्शन से रजिस्टर्ड अनदर रजिस्टर्ड सोसाइटी को दे सकते हैं। मेंबर एंड विद द स्पेशल सैंक्शन अनदर रजिस्टर्ड सोसाइटी नॉट एक्सीडिंग एन अमाउंट ऑफ 1000। अमाउंट का कोई बात ही नहीं कर रहा है वो, वहां पे अमाउंट का कोई रिस्ट्रिक्शन दिया नहीं है। तो अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बी। सो आपको कंफ्यूजन बी और डी में होना चाहिए, बाकी तो क्लियरली नहीं है, बट ऑप्शंस आर वेरी लिंक्ड, सो आपको अच्छी तरह पढ़ के बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवरड्यू डेब्ट्स फॉर अ पीरियड फ्रॉम डैश डैश टू डैश डेट एंड मोर देन डैश डैश वेयर क्लासिफाइड एंड रिपोर्टेड बाय RAS एंड एसोसिएट्स। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ आपको क्या है, ओवरड्यू डेट्स का क्वेश्चन आया है कि भाई उसको क्या क्या किस में क्लासिफिकेशन करना है ना। जैसे हम शेड्यूल 3 में देखा है, क्या बोला है, 180 डेज, है ना,
एंड मोर देन 180 डेज, लेस देन 180 डेज, है ना, डाउटफुल है क्या क्या है, सो उस हिसाब से। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका सोसाइटी एक्ट में आप देखोगे तो आपको दिया हुआ है क्लासिफिकेशन आप देखोगे, सो एग्जामिनेशन ऑफ ओवरड्यू डेट्स, सो वहाँ पे ओवरड्यू डेट्स फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months to 5 years एंड मोर देन 5 years ऐसा क्लासिफाई करेंगे। और मोर देन 5 years वाले जो है विल हैव टू बी क्लासिफाइड एंड शैल हैव टू बी रिपोर्टेड बाय ऑडिटर, है ना, तो ये रिपोर्ट भी करना है ऑडिटर को। ओके, सो यहाँ पे क्या है 6 months, 3 months to 6 months, ये नहीं है, 6 months to 3 years नहीं, 6 months to 5 years यस, तो यहाँ पे ऑप्शन 6C इज करेक्ट, 3 months to 5 years भी नहीं है, मोर देन 5 years 5 years सब करेक्ट है, बट 3 नहीं है, 6 months, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू हुम डज रैश एंड एसोसिएट्स रिपोर्ट फ्यू ट्रांजेक्शन नोटिस ड्यूरिंग द ईयर। सो ये जो ट्रांजेक्शंस आए हैं, जो आपके जहाँ पे फ्यू ट्रांजेक्शन जो इन्होंने दिए यहाँ पे, कि जिसको इन्होंने यहाँ पे सॉरी फ्यू ट्रांजेक्शन पर्सनल प्रॉफिटिंग जो किया है उसके बारे में वो बात कर रहे हैं। सो जो फ्यू ट्रांजेक्शन पर्सनल प्रॉफिटिंग के है वो आपको किसको रिपोर्ट करने हैं। सो आप देखोगे अगेन जो आपको रिपोर्टिंग है वो किसको करनी है, जो भी ट्रांजेक्शन्स की है, जो इश्यूज है ना, वो आपको करना है ऑब्जर्वेशंस। ऑडिटर ऑफ कोऑपरेटिव इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एंड प्रोविजन द फाइनेंशियल, सो ये आपको रिपोर्ट करने हैं रजिस्ट्रार को, है ना, जो भी आपके रिपोर्ट्स है वो रजिस्ट्रार को जाएंगे, है ना, सेक्रेटरी को नहीं जाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट को नहीं जाएंगे, मैनेजिंग कमिटी को, उसके लिए रजिस्ट्रार है। जैसे हम एमसी को रिपोर्ट करते हैं अंडर कंपनी एक्ट, इसके लिए रजिस्ट्रार है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी। मिस्टेक्स हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ सोसाइटी वेयर पॉइंटेड आउट बाय रैश एसोसिएट, इट हैड कॉन्सिक्वेंशियल effect on the financial position of the society. In which of the following submission was this information included? So इन्होंने दिया है कि जो profitability were pointed out by the RAS and associate, it was a consequential effect on financial position of the society. In which so part A, part 2, schedules to audit report and audit members. So अपने को देखना है कि part A, part 2 क्या है ना? So let's see now quickly कि part A, part B क्या है. So part A of the report is very important, which throws light on the comparative financial positions, capital structures, solvency positions, profitability. Part 2 क्या है? Reports point out the observation of routine nature, which are finished products of routine vouch post audit such as missing vouchers, loan bonds, inadequate document, mistakes in principal accounting. So ये सब क्या है? आपने ऑब्जर्वेशन किया है, यहाँ पे लाइट है कि भी क्या क्या फाइनेंशियल पोजीशन है. Mistakes having impact on profitability society should be pointed out in part A as it's got consequential effect on the financial position. So अपने को क्या करना है इसमें, यहाँ पे पार्ट ए में, क्योंकि मिस्टेक्स हैविंग इम्पैक्ट ऑन, सो यहाँ पे क्या बोला है, मिस्टेक्स हैविंग इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी वेयर पॉइंटेड आउट बाय रैश एंड एसोसिएट्स as it had consequently one of society in which following submission was this information included. तो यहाँ पे आंसर क्या है, पार्ट ए में आना चाहिए. आपके इसमें इसका आंसर गलत दिया हुआ है, आपका आंसर दिया हुआ है बी विच इज नॉट करेक्ट. आपको आंसर किस में देना है, मिस्टेक्स है तो पार्ट ए में देना है. सो पार्ट ए इज आपका करेक्ट. सो ये हो गया आपका MCQ 2. नाउ वी विल डिस्कस जनरल MCQs. सो उसमें पहला है jointly ऑडिट बुक्स ऑफ अकाउंट्स. YZ Limited for financial year 2021, two different firms of chartered accountants, namely MH and Associate and NR Associate, were appointed. MH and NR Associate can together be called as. So दो ऑडिटर ने किया है jointly ऑडिट के लिए, तो उनको क्या बोलेंगे, हम दोनों को साथ में ज्वाइन करने वाले उनको प्रिंसिपल ऑडिटर बोलेंगे, ब्रांच ऑडिटर्स बोलेंगे, इंडिविजुअल ऑडिटर्स बोलेंगे, या हम ज्वाइंट ऑडिटर्स बोलेंगे. So it's very easy, they are joint auditors because they are sharing the responsibility, they are jointly auditing, है ना. इसमें कभी ऐसा दिया रहता कि एक ऑडिटर है जो YZ का करेगा एक लोकेशन का, दूसरा एक ब्रांच का करेगा, तो प्रिंसिपल ब्रांच ऑडिटर ऐसे रिलेशंस हो सकते थे, ठीक है ना. इंडिविजुअल ऑडिटर्स हम कब बोलेंगे, जब वो प्रोप्राइटर फर्म है तब हम बोल सकते हैं, ठीक है. So ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट. सेकंड, Mr. H and his team members carefully watched the whole process of counting
watched carefully. So counting का process finished wooden doors by employees of bottom limited. So इन जो H लिमिटेड है, मिस्टर H एंड हिज टीम मेंबर्स जो है उन्होंने क्या किया, वॉच किया प्रोसेस काउंटिंग का. सो दिस इज एग्जांपल ऑफ विच ऑडिट प्रोसेस. ऑडिट प्रोसीजर्स हमने देखी अलग अलग, राइट. उसमें क्या क्या था जिसको हम टेक्निक्स भी बोलते हैं, राइट. सो इंस्पेक्शन है, ऑब्जर्वेशन है आपका, राइट. फिर इंक्वायरी है, कंफर्मेशन है, एनालिटिकल है, राइट. मैथमेटिकल एक्यूरेसी है, राइट. सो ये सब हमने प्रोसीजर देखी. अब इसमें इन्होंने क्या वॉच किया होल प्रोसेस ऑफ काउंटिंग. तो ये क्या हो गया, एग्जांपल ऑफ ऑब्जर्वेशन. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑब्जर्वेशन. एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं हुआ, इंक्वायरी नहीं हुआ और इंस्पेक्शन. इसमें और एक चीज जो जनरली क्वेश्चन आते हैं कि विच इज मोस्ट इफिशिएंट एंड इफेक्टिव मेथड और ऑडिट प्रोसीजर. इफिशिएंट एंड इफेक्टिव कौन सी है? सो मोस्ट इफिशिएंट कौन सी है? सो आपकी इंस्पेक्शन है. मोस्ट इफिशिएंट आपकी इंक्वायरी है, राइट. एंड इफेक्टिव कौन सी है? मोस्ट इफेक्टिव इंस्पेक्शन है. इन दोनों के बीच में का आपको कॉम्बिनेशंस करने पड़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर सेक्शन 43H ऑफ द सेंट्रल एक्ट, हु कैन फ्रेम रूल्स प्रिस्क्राइबिंग द बुक्स एंड अकाउंट्स टू बी केप्ट बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी. कोऑपरेटिव सोसाइटी का आगे एक क्वेश्चन आ गया आपको, है ना. सो 43H हमने देखा था. 48H में कौन फ्रेम कर सकता है रूल्स? कौन फ्रेम कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है. सो यहाँ पे आंसर करेक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट. This is the dash is the threat which occurs when auditors are deterred from acting objectively with an adequate degree of professional skepticism. So हमने threats देखे थे, इंडिपेंडेंस को जो अलग अलग threats रहते हैं, है ना. threats जो है तो familiarity threats कि भी आपको known है, आपके रिलेटिव काम कर रहा है, तो वो पे क्या हो जाएगा, familiarity. एडुकेसी थ्रेट जब आप क्लाइंट को ओपिनियन दे रहे हो और तो वहां पे एडुकेसी थ्रेट हो जाएगा. सेल्फ रिव्यू जब आप अकाउंटिंग भी कर रहे हो और ऑडिट कर रहे हो तो आपका सेल्फ रिव्यू थ्रेट हो जाएगा. और इंटिमिडेशन जब आप को धमकी दी जाती है और आपको एक्ट नहीं किया जाता है ऑब्जेक्टिवली. सो अपना करेक्ट आंसर क्या है? डी, इंटिमिडेशन थ्रेट, है ना. सो इंटिमिडेशन थ्रेट जो है जब आपको बोला है कि आपने काम नहीं किया तो हम निकाल देंगे, आप आपकी एक्टिंग जो है, आप जो काम कर रहे हो वो डिटरेंट हो जाता है, आपको प्रॉपरली काम करने नहीं दिया जाता है. पर्सन्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओवरसीइंग द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ द एंटिटी एंड ऑब्लिगेशंस रिलेटेड टू अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एंटिटी आर दोज चार्ज विद गवर्नेंस, राइट. सो दोज चार्ज गवर्नेंस जो है वो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन एंड ऑब्लिगेशन रिलेटेड टू अकाउंटेबिलिटी लेते हैं. सो ये हो गए आपके एमसीक्यूज, केस सिनारियो एंड जनरल वाले. पार्ट 2 हम देखेंगे, पार्ट 2B जो आपके पेपर में भी रहता है. सो पहले आपको 30 मार्क्स के एमसीक्यूज आ गए, उसमें केस स्टडीज और वो हो गए. उसके बाद आपका आ गया पार्ट B, है ना. सो उसमें करेक्ट इनकरेक्ट अभी हम देखते हैं. सो स्टेट विद द रीजन इन शॉर्ट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. ठीक है ना. सो पहला क्वेश्चन क्या है आपका ट्रू फॉल्स में? पहला क्वेश्चन है आपका state one of the objectives of written representation is to support other evidence relevant to the financial statement. So one of the objectives जो है written representations का वो क्या है आपका कि भी is to support other evidence. So ये correct है incorrect है? ये है correct. क्यों? क्योंकि written representation cannot be a main evidence. It generally supports, है ना. So ये क्या करता है आपको? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आपको क्या करता है? सपोर्ट करता है एज अ अदर एविडेंस, है ना. सो SA 580 जो आपका रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है, इससे एक क्वेश्चन है. आपको इसमें ध्यान में रखना है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज टू सपोर्ट द अडर. जैसे हमने कंफर्मेशन ली है वो कंप्लीट है या नहीं है ना. सो उसके लिए हम क्या रिप्रेजेंटेशन लेंगे कि भी कैश बैंक का आपने जो बैंक की डिटेल्स दी है वो कंप्लीट है क्या नहीं, उसके लिए हम रिप्रेजेंटेशन. सो इट सपोर्ट्स माय मेन और अदर प्रोसीजर्स, है ना. एंड इतना ध्यान में रखना है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस कैन नॉट बी अ मेन एविडेंस, है ना. सेकंड क्वेश्चन. सो ये आंसर क्या है इसका? करेक्ट है ना. 580 के हिसाब से इट इज एक्ट्स एज अ सपोर्ट एविडेंस. कंप्यूटर सपोर्ट इज which is the integral part of related hardware should be treated as fixed assets और tangible assets. So ये जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है आपका, है ना. जो सॉफ्टवेयर फिट है वो एक हार्डवेयर में फिट है और ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों इंटीग्रल पार्ट है. सॉफ्टवेयर इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ हार्डवेयर. बोले तो हार्डवेयर कैनॉट, सॉफ्टवेयर कैनॉट वर्क विदाउट दिस हार्डवेयर.
सो इसको हम अभी कभी सॉफ्टवेयर रहता तो हम क्या बोलते हैं इसको, इंटेंजिबल, है ना, बट ये इंटीग्रल पार्ट है और ये सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से ये फिक्स असेट्स या टेंजिबल असेट्स हो सकता है। सो AS26 जो है आपका इंटेंजिबल असेट्स का, उसके हिसाब से इट विल बी फिक्स असेट्स और टेंजिबल। सो आंसर आपका यहाँ क्या है, करेक्ट है ना। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। और आपको यहाँ पे यहाँ पे आपको है ना शॉर्ट रीजन भी देना है, ध्यान में रखिए, है ना, इसलिए आई एम डिस्कसिंग फर्स्ट रीजन। द ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 139 may be removed from his office before the expiry of his term by board resolution only। सेक्शन 139 जो रिमूवल ऑफ ऑडिटर है वो क्या बोलता है, आप ऑडिटर को रिमूव कर नहीं सकते हो unless prior approval of CG is obtained। So approval of central government is required, prior approval of central government is required, only board resolution से आप निकाल नहीं सकते। और ऑडिटर जब रिजाइन करता है खुद, है ना, रिजाइन करता है तो ही कैन गो, द बोर्ड कैन अपॉइंट एंड 30 डेज में, ठीक है, एंड AGM से रेक्टिफिकेशन करना है। और रिजाइन करने के बाद कौन सा फॉर्म भरना है उसका, ऑडिटी 3 भरना है, कितने दिनों में, 30 डेज में, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैटर ऑफ डिफिकल्टी, टाइम और कॉस्ट इन्वॉल्व इज इन इटसेल्फ अ वैलिड बेसिस। सो इसका आंसर क्या था, इनकरेक्ट था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैटर ऑफ डिफिकल्टी, टाइम और कॉस्ट इन्वॉल्व इज इन इटसेल्फ अ वैलिड बेसिस फॉर द ऑडिटर to omit an audit procedure for which there is no alternative। ये लॉजिकल भी नहीं है ना, आप ओमिट कैसे कर सकते हो कि जो डिफिकल्टी है, मैटर ऑफ डिफिकल्टी, टाइम और कॉस्ट इन्वॉल्व इन इटसेल्फ इज अ वैलिड बेसिस फॉर ऑडिटर टू ओमिट ऑडिट प्रोसीजर फॉर विच देयर इज नो अल्टरनेटिव। सो डिफिकल्ट है, टाइम लग रहा है या कॉस्ट ज्यादा लगेगा, ये बेसिस पे आप ऑडिट प्रोसीजर नहीं करोगे, जो अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर नहीं होंगे। सो जहाँ पे अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर नहीं है और आप बोल रहे हो इसको कॉस्ट ज्यादा लगेगा तो मैं प्रोसीजर नहीं करता हूँ, कैन इट बी अ वैलिड बेसिस, नो। सो आपको यहाँ पे देखने में रखना है, ये वैलिड बेसिस नहीं हो सकता है। अप्रोप्रिएट प्लानिंग आपको करना पड़ेगा, सफिशिएंट टाइम रिसोर्सेस आपको देने पड़ेंगे, एंड यू नीड टू बेनिफिट एंड कॉस्ट को आपको है ना क्या करना पड़ेगा, समन्वय आपको उसका बैलेंस करना पड़ेगा और उस हिसाब से आपको ऑडिट प्रोसीजर्स डेवलप करनी पड़ेंगे, ठीक है। सो इसका आंसर क्या है, इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑडिटर मस्ट इंक्लूड इन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन superseded drafts of working papers and financial statement notes that reflect incomplete or preliminary thinking। So इसमें क्या बोल रहे हो, क्वेश्चन क्या है कि अपन वर्क पेपर बनाते, डॉक्यूमेंटेशन आपको पता है इंपॉर्टेंट है, इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ आवर ऑडिट ट्रेल, है ना। सो अपन क्या ऑडिट करते हैं, इसका रिकॉर्ड्स क्या अपने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है। वो बोल रहे हैं कि आपकी कुछ प्रिलिमिनरी थिंकिंग थी, मैं ये ऑडिट प्रोसीजर करूंगा या ये बंदा करेगा, ये रिसोर्स रहेगा, या कुछ नोट्स है या इनकम्प्लीट थॉट्स है या कुछ वर्क पेपर्स है जो सुपर ड्राफ्ट्स थे, वो मस्ट इंक्लूड आपके जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है, जो आप उसको क्या करते हो, रिटेंशन करना है आपको, राइट, रिटेंशन करना है ना, 7 साल 8 साल जो भी मिनिमम, राइट। और आप इसको कितने दिन में आर्काइव करना है आपको, वो भी दिया हुआ है आपको 60 डेज, राइट, 60 डेज में, किसमें दिया हुआ है, SQC 1 में, राइट, ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में। सो आपको ये सब करना है, राइट, तो उसमें वो बोल रहे हैं कि ये सब इंक्लूड होना चाहिए। सो इट इज इनकरेक्ट, ये इंक्लूड नहीं रहा तो भी चलेगा, अपने को सब क्लीन करके फाइनल जो वर्क पेपर है, फाइनल जो डॉक्यूमेंटेशन है वो ही रखने हैं, बाकी तो फिर बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना। तो फाइनल अपना ओपिनियन जिस पे है, जो वर्किंग है वो रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द ऑडिटर असेस अ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिगार्डिंग लिटिगेशंस और क्लेम्स दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड, the auditor need not seek direct communication with the entities external counsel। so इसका आंसर इनकरेक्ट, बिकॉज नीड नॉट सीक, आपको डायरेक्ट कंफर्मेशन लेना है, कभी आपको रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, लिटिगेशंस का है, सो आपको डायरेक्ट कंफर्मेशन लेना चाहिए, दैट इज गुड प्रोसीजर्स, है ना। सो आपने लेना चाहिए। कोलैटरल सिक्योरिटी refers to the security offered by borrower for bank finance or the one against which credit has been extended by the bank। this security is the principal security for advance। so आपको यहाँ पे देखना है, हमने क्या दिखा है, प्राइमरी सिक्योरिटी और कोलैटरल सिक्योरिटी। सो कोलैटरल बोले तो क्या है, एडिशनल सिक्योरिटी टू द प्राइमरी। सो प्राइमरी इज द प्रिंसिपल सिक्योरिटी और वो फर्स्ट सिक्योरिटी जिसपे चार्ज होता है, उससे रिकवर नहीं हुआ तो एक एडिशनल सिक्योरिटी हम कोलैटरल सिक्योरिटी देते हैं। सो यहाँ पे कोलैटरल सिक्योरिटी, ये आंसर है इनकरेक्ट। कोलैटरल सिक्योरिटी इज एडिशनल सिक्योरिटी एंड इट इज नॉट अ प्रिंसिपल सिक्योरिटी। Primary security is a principal security and that is the first security which gives us, which we give as a loan for a loan।
Next question, last, the first auditor or auditors of a multi-state cooperative society shall be appointed by board within 1 month of date of registration of such society. So यहाँ पे अपना कंपनीज एक्ट में भी क्या बोलता है, बोर्ड अपॉइंट कर सकता है. कौन? फर्स्ट ऑडिटर. तो यहाँ पे भी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी जो फर्स्ट ऑडिटर है वो 1 मंथ में बोर्ड अपॉइंट कर सकता है क्या? यस, कर सकता है. तो इसका आंसर क्या है? करेक्ट. सो एज पर द मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, बोर्ड कैन अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर, और वो फर्स्ट ऑडिटर जो अपॉइंट होगा और बोर्ड फेल हो जाता है 30 दिन में अपॉइंट करना है. सो 1 मंथ में उसको करना है, 30 दिन में जो, और बोर्ड फेल हो जाता है तो फिर मेंबर्स कैन अपॉइंट, है ना. सो मेंबर्स अपॉइंट करते हैं. ओके, सो ये हो गए आपके करेक्ट, इनकरेक्ट, एमसीक्यूज, जनरल एंड आपके एमसीक्यूज केस स्टडी बेस्ड भी हो गए और बाकी जनरल एमसीक्यूज भी हो गए. सो आई होप दिस सेशन विल बी हेल्पफुल. RTP other questions also we'll quickly have a discussion in next session. If you have any questions अभी जो भी डिस्कस किया है, please do comment, reach out to us on our contacts and happy studying. ठीक है, चलो टेक केयर, बाय बाय.